आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूं। मैं हूं खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हों, केसेस के घटते बढ़ते मामलों का एनालिसिस हो या वैक्सीन की रफ्तार हो। इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चर्चा भी शुरू हो गई है। ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाज़ा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर पहली लहर से तुलना की जाए तो दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा 2 गुना हो गया था। लिहाजा इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ सकता है, लेकिन ये खतरनाक होगा कि माइल्ड होगा, इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। जब ये सवाल उठने लगा तो उसके बाद इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों के मजबूत इम्यूनिटी को देखते हुए ये कहना सही नहीं है कि वो ज़्यादा गंभीर पड़ सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज तक से भी साफ कहा कि अब तक के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि 2 लहरों की तरह ही तीसरी लहर में भी बच्चों पर कोई गंभीर संक्रमण का शिकार होने की आशंका कम ही है। तो कुल मिलाकर तो इस बात से यही समझ सकते हैं कि बच्चों को खतरा कम है, लेकिन लापरवाही महंगी पड़ सकती है। तो बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, कितने अनुपात में बच्चे तीसरी लहर में संक्रमित हो सकते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए मैंने बात की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के ऑथर डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। डॉक्टर, हर तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चर्चाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, क्या तीसरी लहर संभव है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? सबसे पहली बात हमें जो याद रखनी होगी कि जब तक किसी पॉपुलेशन में ससेप्टेबल लोग हैं, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है या जिनको वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी नहीं बने हैं, तब तक उस आबादी में वायरस के फैलने की संभावना रहेगी। तो हम जानते हैं कि जब जनवरी 2021 में नेशनल सीरो सर्वे हुआ था तो उसमें पता चला था कि करीब 22% आबादी को एंटीबॉडी थे और 78% आबादी प्रोटेक्टेड थी। हम याद कर सकते हैं कि उस समय करीब 1 करोड़ के करीब इन्फेक्शन देश में पाए गए थे, ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए थे। अब पेंडेमिक का दूसरा लहर चल रहा है। इस लहर में करीब 1.7 करोड़ और नए केसेज आ गए हैं, कुल मिला के 2.7 करोड़ केस हैं। तो जब 1 करोड़ केस थे तो 22% के करीब इन्फेक्शन था। अभी दूसरी लहर के मध्य में 1.7% के करीब अन्य केसेज आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि मोटे तौर पे कि अगर वही पुराना वाला अनुपात रहा तो करीब 30% से 35% की आबादी और प्रभावित हो चुकी है, इनको इन्फेक्शन हो चुका है। हो सकता है इनमें से कुछ पुराने वाले हों और अभी लहर चल रही है। तो मोटे तौर पर अगर हम एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांतों को देखें तो जब तक यह लहर खत्म होगी तब तक हो सकता है कि 40 से 60% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका हो। उसका मतलब रहेगा कि 40 से 60 करीब 40% आबादी ऐसी रहेगी जिसको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वो ससेप्टेबल रहेंगे। तो जब तक वैसी आबादी है तब तक नए इन्फेक्शन फैल सकते हैं, नया ट्रांसमिशन फैल सकता है। अगर हम वैक्सीनेशन को तेज कर दें और बढ़ा दें और उस आबादी के लिए तो उसकी संभावना कम हो जाएगी। लेकिन बाकी दुनिया में हम देख चुके हैं कि जब तक वायरस आसपास है और जब तक ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तब तक इन्फेक्शन होते रहेंगे। तो कह सकते हैं कि तीसरी लहर निश्चित रूप से आएगी। बस यह कहना मुश्किल है कि वो कब आएगी और उसका स्तर क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी को दूसरी लहर में संक्रमण हो चुका है। तो एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर माना जा सकता है कि तीसरी लहर आएगी तो वो अभी जो लहर चल रही है उसकी तुलना में कमजोर होगी, कम होगी। लेकिन फिलहाल यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब आएगी।
अब जिस पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर, वो बच्चों को लेकर ही है। उनके संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बात से साफ नहीं इनकार किया गया है, लेकिन कहा गया है कि ऐसा कोई संभव नहीं है। लेकिन सूरत का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पता चलता है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण 3 गुना बढ़ा है। ऐसे कई राज्यों ने रिपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है कि इन सारे फैक्ट्स को देखकर क्या बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं? तो जैसा कि आपने बताया, पिछली लहर की तुलना में एक जिस जगह की आपने बात की वहां पर 3 गुना अधिक इन्फेक्शन आए। इसी तरह से बाकी लोग भी कहते हैं कि पिछली लहर की तुलना में इस बार उन्होंने ज्यादा संख्या में बच्चों में संक्रमण देखा। लेकिन हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि इस लहर में पिछली लहर की तुलना में 4 गुना अधिक संक्रमण था। पिछली लहर में जब पीक आई थी तो करीब 1 लाख के आसपास प्रतिदिन केस आए थे। इस लहर में 4 लाख प्रतिदिन तक केस आए। तो संक्षेप में कहें तो बच्चों में जो इन्फेक्शन हुए हैं वो आनुपातिक रूप से बढ़े हैं, अर्थात सारी आबादी में जो इन्फेक्शन बढ़े हैं बच्चों में भी वो इन्फेक्शन बढ़े हैं। लेकिन इस बात का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दूसरी, तीसरी या कोई भी आने वाली लहर बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। न दुनिया के किसी देश से इस बारे में कुछ आंकड़े आए हैं, न ही भारत से। उदाहरण के तौर पर अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नीति आयोग और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ आंकड़े जारी किए। तो उन्होंने देखा कि 19 साल तक के बच्चों में कितने इन्फेक्शन प्रथम लहर में हुए थे और कितने दूसरी लहर में उस समय तक हुए थे। तो उनके आंकड़े बताते हैं कि पहली लहर में करीब 4.2% लोगों शेयर था बच्चों का, और जो दूसरी लहर में करीब 5.8% हो गया। तो बात साफ है कि बच्चों में अतिरिक्त इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं, न बढ़े हैं। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि जितने भी सीरो सर्वे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, जैसे दिल्ली में हुए, तो उन सब में एक ही बात उभर कर आई है कि जितना एडल्ट पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होता है उसी अनुपात में बच्चों में इन्फेक्शन होता है। क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन होता है, बच्चे उससे प्रोटेक्ट भी हो चुके हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि बच्चों में इन्फेक्शन एडल्ट के बराबर होता है, लेकिन उनमें बीमारी गंभीर नहीं होती है। उसका वैज्ञानिक आधार है। उसका वैज्ञानिक आधार यह है कि जो वायरस होता है SARS-CoV-2, वो मनुष्य के फेफड़ों में एक रिसेप्टर होते हैं जिसको ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम 2, और वो बच्चों में वो रिसेप्टर अनडेवलप्ड होता है, अर्थात कम डेवलप होता है, तो वो वायरस उससे नहीं जुड़ पाता है और इससे बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो अभी तक फिलहाल भले ही नए स्ट्रेन आ रहे हैं और बड़ों में बीमारियां रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि नया स्ट्रेन भी बच्चों में ज्यादा अच्छी तरीके से उन रिसेप्टर से जुड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो कहा जा सकता है कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है कि आने वाली कोई भी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। बच्चे अभी भी प्रभावित हुए हैं, उनकी संख्या कम है। यही दुनिया के किसी देश में बच्चे अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाली लहर में भी बच्चे उसी अनुपात में प्रभावित होंगे जिसमें बाकी आबादी हो रही है। अब जब ये दूसरी लहर आई डॉक्टर, तो ये बात भी होने लगी इस लहर के लिए कि नए वेरिएंट्स जिम्मेदार हैं। क्या बच्चों में संक्रमण के लिए आप इन नए वेरिएंट्स को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर हम ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं? संक्षेप में कहूँ तो इस बात का कोई संकेत नहीं है कि न्यू वेरिएंट किसी भी एज ग्रुप के लिए कोई स्पेसिफिक डिफरेंस रखता है। न्यू वेरिएंट्स अधिक ट्रांसमिसिबल है, अर्थात वो सब अधिक ज्यादा ट्रांसमिशन होता है। जैसे पुराने वेरिएंट में अगर एक व्यक्ति से एक और व्यक्ति प्रभावित होता तो इसमें 1.7 है, तो इसके जो प्रभावित करने की क्षमता प्रीवियस वेरिएंट से 70% अधिक है। लेकिन वो क्षमता सिर्फ सभी आयु वर्ग के लिए है और सिर्फ इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की है, गंभीर बीमारी करने की अभी तक नहीं पाई गई है। तो इस वजह से नहीं कहा जा सकता और न कहा जाना चाहिए कि बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा। अभी फिलहाल इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बीमारी भी सुर्खियों में है अभी, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो इस वेव में बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। हालांकि ये बहुत कम नंबर्स में है, लेकिन पिछली वेव से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें 2 बातें याद रखनी होंगी कि पहली बात है कि बच्चों में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं SARS-CoV-2 की वजह से, वो सिर्फ उन बच्चों में पाए गए हैं जिनको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, जिनको दिल की बीमारी है या कुछ किसी बीमारी का इलाज चल रहा है।
या जिन बच्चों की इम्यूनिटी किसी भी तरह से कमजोर है, लेकिन स्वस्थ बच्चों में उस तरह का बीमारी नहीं पाई गई है। यह बात सच है कि कुछ एक बच्चों में बहुत ही छोटे अनुपात में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन MIS-C हो जाता है, लेकिन वो संख्या बहुत छोटी है। वो उसके जो अनुपात है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और वो बच्चों की व्यक्तिगत इम्यून सिस्टम पर और कुछ अन्य बातों पर निर्भर करता है। तो फिलहाल ऐसा कोई इस बात का भी संकेत नहीं है कि MIS-C होने में, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन होने की परिस्थिति में भी कोई बदलाव आया है। तो यह एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी बात है बहुत कम अनुपात में, बहुत ही छोटे अनुपात में बच्चों में होती है, और जो पहले से बीमार होते हैं या कुछ अन्य वजह होती हैं उनमें होती है। तो इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। वो यह बीमारी वैसे भी होती है, हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा सा अनुपात बढ़ जाए, लेकिन मैं इसको उस नजर से नहीं देखूंगा कि कोई व्यक्ति सोचे कि अरे कहीं हमारे बच्चों में कोविड की वजह से ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। नहीं, वो संभावना बिल्कुल जो साधारण उसमें होती है उससे बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर, अब ये सवाल हर किसी के मन में है कि बच्चों को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें इन्हें वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। भारत बायोटेक जून में पेडियाट्रिक ट्रायल्स भी करने जा रहा है बच्चों पर। आपके हिसाब से क्या हमें अपने एफर्ट्स को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन के मामले में, ताकि बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया जा सके? सबसे पहली बात याद रखनी होगी कि वैक्सीन उसी आबादी के लिए रिकमेंड की जाती हैं जिस आबादी में उन पर क्लिनिकल ट्रायल हो चुके होते हैं। तो अभी तक अधिकतर वैक्सीन 18 साल या उससे बड़े उम्र के लोगों में क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। खासतौर से भारत में जो वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक भी। बाकी दूसरे देशों में कुछ वैक्सीन को 12 से 17 साल पर भी ट्रायल कर दिए गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में, वहां पर वैक्सीन उस आयु वर्ग में भी लगने लगी हैं। तो पहली बात याद रखने की है कि वैक्सीन जिस आबादी में ट्रायल हुए हैं उसी में लगाई जाती है, और भारत में बच्चों पर उन वैक्सीन का ट्रायल अभी तक नहीं हुए थे। कुछ दिनों पहले उनका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, और जब उसके नतीजे आ जाएंगे तो उस वैक्सीन को उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बच्चों में और बड़ों में जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो एक ही वैक्सीन है, बस अंतर यह है कि उस पर ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए उसकी अनुमति नहीं मिली है, और आने वाले समय में उसका ट्रायल हो जाएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वैक्सीन की मात्रा सीमित है और बड़ों में बच्चों की तुलना में गंभीर बीमारी होती है, और वैक्सीनेशन का उद्देश्य होता है कि गंभीर बीमारी जो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है और मृत्यु को बचाव करना। तो उस लिहाज से जो सीमित वैक्सीन है उसको एडल्ट में लगाया जाता है। क्योंकि बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है तो फिलहाल नहीं दिया जाता। तो विशेषज्ञ इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या पर्पज हो सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि बच्चों के साथ मुख्य चैलेंज आता है कि वो खुद तो गंभीर बीमारी नहीं करते, लेकिन उनके गले में वायरस हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति को फैला सकता है, अर्थात वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तो विशेषज्ञ इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है यह ज्यादा अच्छा होगा कि कुछ वैक्सीन जो नेजल वैक्सीन हैं आने वाली हैं, और चूंकि नेजल वैक्सीन का माना जाता है कि वो ट्रांसमिशन को भी स्टॉप कर सकती हैं, तो इस तरह की वैक्सीन का बच्चों में फायदा होगा कि तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी और साथ में ट्रांसमिशन को भी स्टॉप करेंगी। तो इन सब बातों को साथ रखते हुए मेरी राय में बेहतर होगा बच्चों में वैक्सीनेशन का हम थोड़ा इंतजार करें। जब वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ जाए और अच्छी वैक्सीन जो ट्रांसमिशन भी स्टॉप कर सकती है और नेजल रूप से दी जा सकती है आएगी, तो उससे वैक्सीनेशन भी फास्ट हो सकता है, आसान हो सकता है और अतिरिक्त फायदा प्रोवाइड करेगी। सो फिलहाल बच्चों को वैक्सीनेशन की मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हर किसी को वैक्सीन मिलनी होगी और तब एक उपयुक्त वैक्सीन चुनकर उनको वैक्सीनेशन किया जा सकता है। अगर हम ज़रूरी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हमारे पेडियाट्रिक स्ट्रक्चर इस लहर से डील करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड दिखता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो दूसरी लहर थी वो काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी बड़ी संख्या में केसेज आए थे, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। अब जो तीसरी लहर आएगी उस समय तक हमारी जो
ससेप्टेबल या जिस आबादी को रिस्क पर है उसका अनुपात कम हो गया है। तो एपिडेमियोलॉजी की नजर से देखें तो मैं कहूंगा कि बहुत कम संभावना है कि इससे इस तरह की या इतनी बड़ी तीसरी लहर आए। तीसरी लहर इस लहर की तुलना में काफी छोटी होगी। तो बात साफ है कि अगर हम दूसरी लहर में पर्याप्त और जितनी सुविधाएं प्रदान कर सके, अगर उससे कम की जरूरत तीसरी लहर में होगी तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन साथ में यह भी जरूरी होगा कि सिर्फ महामारी के लिए नहीं, हमें देश में हर तरह की, चाहे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है। वो पहले से कमजोर हैं, उनमें सुधार करने की जरूरत है। तो मैं तो कहूंगा कि इसलिए सुधार नहीं किया जाए कि महामारी आ सकती है और उसके लिए जरूरत है, इसलिए सुधार किया जाए कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है और बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। तो जो उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ की जाए, अगर उस केस में थर्ड वेव आती है तो उसके लिए भी फायदा मिलेगा। तो हमारी कोशिश महामारी के लिए मात्र के लिए तैयारी करना नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश स्वस्थ समाज, स्वस्थ बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की होनी चाहिए। तो अभी सरकार को क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि अगर किसी भी तरीके से बच्चों पर असर पड़ता है हम उसके लिए तैयार रहें? क्या अलग से हमें एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है? यह हम इस मुद्दे पर काफी पिछले 10 से 15 दिनों के बीच काफी अधिक चर्चा चल रही है। खासतौर से कुछ डिस्कशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए क्या कोशिश कर रही है। साथ में महाराष्ट्र राज्य ने एक सेपरेट पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए कोविड-19 टास्क फोर्स का गठन किया। कर्नाटका में भी राज्य के एक आयोग ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बनाए जाएं। इन सब बातों का एक नतीजा निकला कि लोगों को लगने लगा कि कहीं बच्चे अधिक प्रभावित तो नहीं होंगे और उससे तो लोगों में थोड़ी घबराहट भी आई। लेकिन फिर विशेषज्ञों ने इसको ढंग से जांचा परखा और उसका जो डेटा है उसको एनालाइज किया। तो अच्छी बात है कि सारे लोग सहमत हैं, चाहे आपने बात की एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की या इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की। उन्होंने भी कहा है कि बच्चों पर इसका एक्सेसिव बर्डन या गंभीर बीमार होने की कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। अब बात आती है कि क्या इसको अलग से टास्क फोर्स बना के सॉल्व करना चाहिए। मेरी राय में अच्छा होगा कि अलग टास्क फोर्स नहीं बनाई जाए। समस्या यह आती है कि अगर कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है तो टास्क फोर्स मेंबर्स को लगने लगता है कि चूंकि इनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है तो उनको अपने रिकमेंडेशन देने हैं और उसके चलते एक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है जिसकी जरूरत नहीं हो वो पड़ सकता है। बेहतर तरीका होगा कि जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहले से जो टास्क फोर्स चल रही हैं उसमें बाल चिकित्सा विशेषज्ञों को और उस विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स रखी जाए, जिससे यह भी होगा कि वो जानते हैं कि बाकी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसमें क्या विशेष किया जा सकता है जो बच्चों को कोविड-19 से बचा सकता है या गंभीर बीमारी के बारे में और चर्चा कर सकता है। साथ में यह भी जरूरी होगा कि जो मुख्य टास्क फोर्स हैं फिलहाल और अभी से इस बात पर विस्तृत चर्चा करना शुरू करें कि अगर बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाए तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, बच्चों के लिए क्या उपयुक्त वैक्सीन होगी। तो वैक्सीन के बारे में विस्तृत प्लानिंग की जाए जिससे वह परिस्थिति नहीं आए जो वयस्क आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन में हो रही है। एक अहम चीज जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर चुके हैं वो है कि आखिर कभी एक समय आएगा जब हमें स्कूल्स खोलने होंगे। तो इन टास्क फोर्स को यह भी विचार करना चाहिए कि स्कूल्स खोलने के लिए क्या प्लानिंग की जा सकती है। उस तरह की एक परिस्थिति या उस तरह के सारे मसलों पर जिक्र किया जाए कि कब स्कूल्स खोले जाएंगे। अगर स्कूल्स खोले जाएंगे तो हम जानते हैं कि भारत में स्कूलों में जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है इतना अच्छा नहीं होता है, जो क्लासरूम्स होते हैं क्राउडेड होते हैं। तो क्या विशेष मेजर्स लिए जाएंगे कि जिससे स्कूल भी खोल दिए जाएं और कब खोले जाएं वो निर्धारित किया जाए। लेकिन जब भी खोले जाएं तो क्या विशेष मेजर लेके इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैले, स्कूल इस बात की वजह नहीं बने। तो इन सब चीजों को विस्तार से चर्चा करने की जरूरत होगी जो टास्क फोर्स कर सकते हैं।
साथ में समय के साथ जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात एडल्ट्स में हो रही है, उस तरह बच्चों के लिए भी विशेष गाइडलाइंस दी जाए कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन मैं साफ कहना चाहूंगा और बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि यह सब इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि कोई सबूत है या कोई संकेत है कि बच्चों को गंभीर बीमारी होगी या अधिक बीमारी होगी। यह सब इसलिए किया जाना चाहिए कि यह उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, और उसमें निहायत जरूरी है कि सभी आयु वर्ग इस बीमारी से बचाए जाएं। आखिरी सवाल डॉक्टर मेरा ये कि तीसरी लहर कब आएगी, कैसे लोगों को प्रभावित करेगी, इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है जैसा आपने कहा, लेकिन इसकी तैयारी तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर ही सकते हैं। बच्चों को इस लहर में सुरक्षित रखने के लिए पेरेंट्स या गार्जियन को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी हम जानते हैं कि वायरस नए तेजी से फैल रहा है, जो कुछ नए स्ट्रेन्स आए हैं। साथ में हम यह भी जानते हैं कि एयरबोर्न रूट, जिसका जो नया वायरस का पता चला है, तो उस एयरबोर्न रूट के चलते सबसे जरूरी बात है कि जब भी अगर लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है। ख्याल रखना है कि अगर जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनको मास्क लगाना है और बच्चों को बाकी लोगों से एक्सपोज नहीं करना है। तो हम जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको मास्क नहीं लगाया जाता, लेकिन 5 साल से बड़े या 2 साल से बड़े जो भी बच्चे मास्क लगा सकते हैं, जिनको थोड़ा सा सावधानी बरत सकते हैं, उनको मास्क लगाने की जरूरत है। दूसरी चीज याद रखनी होगी कि अभी फिलहाल सरकारें और स्कूल्स के खुलने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी स्कूल्स खुलेंगे या उस तरह की प्रक्रिया शुरू होगी तो पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताकर रखें कि कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और साथ में तीसरी बात है कि जब भी वैक्सीन आएगी तो जरूरी होगा कि जब सरकार उपलब्ध करा देती है और वैक्सीन लगना शुरू होता है तो बच्चों को भी वैक्सीन लगवाएं। तो इन 3 बातों का पालन करने से हम उस परिस्थिति से, जो किसी भी सिचुएशन आएगी, हम उससे गुजर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप हाथ धोते रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।